श्रीघंटक योग का मतलब होता है एक ऐसा योग जो जरूरत के समय या आवश्यकता के समय आपको मिलता नहीं है, बट जीवन के अंतिम समय में आपको बहुत कुछ भरपूर मिलता। जैसे सपोज मान लीजिए अभी आपको अचानक लाख 2 लाख का पैसे की आवश्यकता हो। अभी नहीं मिले, लेकिन हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल के बाद आप ही दे दो। सर, मैं इस श्रीकंठक योग जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखा था तो मुझे 1998 की कहानी स्मरण आई। आप में से क्या किन्हीं को मालूम है कि 1998 में क्या हुआ था? सरकार का आदान प्रदान हुआ था। जो शायद सरकार बदली गई थी, एक तो बड़ी बात ये हुई थी शायद। पोखरण हुआ था सर। पोखरण हुआ था सर, अटल पो- बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। हाँ, जब पोखरण हुआ था तो उस समय हमारे ऑलरेडी मिसाइल प्रोग्रामिंग चल रही थी, है ना। लेकिन एक कल पुर्जे जो जो कि सारे चीज जो है बाहर से आता था उस समय, लोगों को एक कल पुर्जा एक ट्यूब माने क्या बोलते हैं उसको, नाट बोल्टू भी, है ना, आपको बाहर से नहीं आने दिया था, सैंक्शंस लग गया था, है ना। अमेरिका ने शायद सैंक्शन लगाया था। तो हमारे यहाँ जी कुछ सर, जी भी सर। चीजें नहीं आती। तो सर हो गया ना, आपकी जरूरत के समय आपका कुछ नहीं मिला, है ना। जब आपके जरूरत के समय आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप क्या करते हो? आपकी जरूरत तो पूरा करना है आपको। अरे बताओ सर, आपकी जरूरत इधर उधर आपको तो हाथ पैर मारते हैं। हाथ पैर मारते हैं, यानी आप खुद बनाने की प्रयास करते हो। जी सर, जी सर। खुद बनाने की प्रयास करते हो तो आपके पास क्या आता है? टेक्नोलॉजी। नॉलेज। हाँ। टेक्नोलॉजी, आपके पास जी सर, जी सर। प्रायोगिक विद्याओं की समागम होने लगती है, होती है ना। जी सर, जी सर। जब आपके देखो आपकी डिमांड तो है, आप उसको डिमांड को, आपको तो भूख लगी है ना भाई, आपको तो खाना कहीं से भी चाहिए। अब खाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे, क्या बनाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां से क्या होता है, इंसान आत्मनिर्भर बनता है, बनता है जी ना। सर, बिल्कुल सर। तो जैसे 1998 में भारत आत्मनिर्भर बनना सीख गया था, शुरू उसका सीखने का शुरुआत हो गया था। तो श्री घंटक योग में भी इंसान को आत्मनिर्भर बनने की सीख जीवन के एकदम शुरू से मिल जाती है। योग लिख लीजिए, बड़े जी मजेदार सर, योग है, बहुत अच्छा जी सर। योग है। अगर कुंडली में किसी भी जातक का सारे ग्रह लगन पंचम और आपके नवम में हो, मतलब सारे ग्रह धर्म त्रिकोण में हो, लगन पंचम और नवम में हो। इंक्लूडिंग राहु केतु सर। राहु केतु छोड़ दीजिए सर, हम जब योग पढ़ाते हैं तो राहु केतु को इंक्लूड मत करिए। आप इंक्लूड कर भी सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो 7 ग्रह से मतलब है। लेकिन राहु केतु सर, अगर आप लगन में राहु बैठाएंगे तो सप्तम भाव में तो केतु आएगा ना, आ ही जाए। है ना। लेकिन राहु केतु छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला लगन पंचम और नवम में सारे 7 ग्रह बैठने चाहिए, ठीक है।
तो श्रीघंटक योग बनता है। श्रीघंटक स्पेलिंग समझ में आ रहा है? आ गया सर। आ गया। ठीक, चलो तो मैं लिख नहीं रहा हूं। श्रीघंटक योग बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं। अच्छा, इस योग का रिजल्ट तो मैंने पहले ही शुरू में ही बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर करता है। ठीक है, आत्मनिर्भर होना मजबूरी होती है इस योग में। सर एक्चुअली कारण क्या है? आज पता नहीं, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ है। वो सारे योग, वही सारे योग वापस दिमाग में ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं जो आपने वो पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सारे वही सारे योग बनते जा रहे। यहाँ पे भी देखिए, श्रीघंटक योग बोलने के पीछे एक तो मजबूरी है ना सर। देखो मैं कैसे वो बता रहा हूं कि यहाँ पे भी वो वही वही सारी चीजें आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। सर अगर इंसान आपको भूख लगी है ना सर, तो भूख लगी, आपको तुरंत क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए या खाना चाहिए? खाना चाहिए सर। तुरंत के लिए तुरंत तो खाना चाहिए ना। अगर आपके पास खाने की कोई सामग्री ना हो तो आप घास फूस भी डाल के कुछ बनाने के प्रयास करोगे ना सर। कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, कुछ तो पेट प्रयास भरने के लिए। करोगे पेट भरने के लिए। तो यही तो है ना रिसर्च। रिसर्च और क्या चीज है? रिसर्च तो इसी को कहते हैं ना सर। सर आज से करीब 50 साल पहले की बातें बता रहा हूँ सर। जी जी गोखरू की बताइए। तक लोग रोटी खाते थे। गोखरू जो होता है ना सर, गोखरू। हाँ हाँ मालूम है सर। हाँ। हम्म, गोखरू की तब रोटी लोग खाते थे जब लोगों को जौ गेहूं नहीं मिलते थे। जी। जो गेहूं अब उस कुछ नहीं था, गोक्षुर। गोक्षुर जिसको कह रहे हैं आप। हाँ खैर हाँ। आजकल तो गोक्षुर बहुत कम मिलता है, लेकिन गोक्षुर बहुत कीमती एक रिसर्च है। हाँ हड्डियों सर। के लिए रामबाण है सर। हाँ बहुत सारी चीज के लिए ऑप्शन, बहुत मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारा चीज। मेरे से मत पूछिए। मेरे कहने का मतलब है, मैं बचपन में सर याद होगा 71 के आसपास में क्या हुआ था, हमारे यहाँ भूखमरी हुई थी, याद है ना? हम्म। आ, छोटे रहे होंगे हम लोग ना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो याद रही होगी। तो सर वहां पे वो हर जगह पे एक सेंटर बनता था जहाँ पे वो मेज को इस तरह से उबाल के नमक वमक दे के दिया जाता था लोगों को खाने के लिए। याद है ना? सिर्फ जो बड़े लोग होते थे, जिनके पास मतलब जमींदार टाइप का, उनके पास आ, चावल रोटी ये सब मिलता था, है ना सर? याद है क्या? मेज का माइलो बोलते थे उस समय। याद है? नहीं है। खैर ये इंसान, ये भी देखा हमने, वो भी देखा है जो खुद बोलते हैं ना, खुद जानते हो, रामावतार जी, खुद जानते हो, एक तरह का नहीं सर। कोहेन घास होता कोहेन। है, धान के जैसा होता है। लेकिन वो कुछ धान कुछ। नहीं है, कुछ नहीं है। खुद बोलते हैं धान हम्म, के जैसा घास टाइप का एक चीज होता है, और वहां पे वो धान के जैसा ही निकलता है, बट वो धान नहीं होता है ना। वहां से छोटे छोटे दानेदार टाइप का कुछ चावल टाइप का निकलता है। तो लोग उसके भी चावल। हाँ सर। बोलो।
हाँ होता है सर, ऐसा होता है। हाँ, उसी को खुद हमारे यहाँ बोलते हैं। कांस, कांस बोलते हैं शायद हमारे यहाँ। खास, जो भी हो, हाँ कांस उसको, बोलते हैं हाँ, शायद। उसको हम्म। एक्चुअली क्षुद क्षुद निकल। बोला जाता है, यानी क्षुद्र। क्षुद्र मतलब हाँ छोटा, है ना? हाँ। तो वहीं से वो खुद बोला गया है। ठीक है, तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे पता नहीं बंगाल में भी उसको क्या बोला जाता था, कोड़ा या इस तरह का कुछ, एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उसको क्षुद्र, क्षुद्र से क्षुद बोला जाता है, वहां से कूद बोल गया। ठीक है, तो इसका भी मैंने देखा, एक तरह का घास होता था, आ, जिसका आज भी वो हमारे भारतीय संस्कृति में यूज होती है। उसके भी जैसे दलिया बनाया जाता है, उसका भी वैसे खीर टाइप का बनाया जाता है, और बना के आज भी खाया जाता है वो, खास करके धार्मिक ओकेशंस में। तो वो भी देखा है, वो भी हम लोगों ने देखा है। तो इंसान की जब जरूरत होता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेता आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर। है। जी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आविष्कार। जी, तो यहीं से श्रीघंटक योग काम कर। तो भारत के लिए जैसे श्रीघंटक योग 98 से काम स्टार्ट कर दिया, और अभी भी वही वही स्थिति से हम गुजर रहे हैं। सर, अभी भी हमारे पास कोई जेट इंजन नहीं है। तो नॉर्मली अभी भी वही कंडीशंस में है, लोग देना नहीं चाहते हैं जी। अभी भी तेजस का कोई इंजन नहीं दे रहा है। तो ये वर्तमान दिन में भी आप श्रीघंटक को समझ सकते हैं। चलिए सर, अगला एक योग और समझते हैं। अगर समझ में ना आए कोई भी योग, तो प्लीज कृपया मुझे बता देना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ठीक है? ठीक है। बट आप लोगों को बस समझने से मतलब है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी भी याद करो। इसलिए कहानी के माध्यम से या किसी ना किसी तरीके से, चुटकुला के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ सूत्र को आप लोगों को जान में डाल देने का। हल योग, हल समझते हो ना सर? किसान जो ये करते हैं, हलयोग। हल योग। किसान के पास सबसे बड़ा ताकत क्या है? हल है ना? हम्म। वही हल योग। आजकल के दिन में वो ट्रैक्टर योग है, हल नहीं बोले। लेकिन योग का नाम तो चूंकि हमारे पूर्वजों ने दिया है, तो फिर योग का नाम हल योग ही बोलेंगे, है ना? वर्तमान आज के दिन में भी उसको डिकोड करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, लिखो। लग्न का दूसरा, छठा और दसम भाव। लग्न का दूसरा, छठा और दसम, ये ये एक नंबर फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूला हम आपको ये करेंगे। हाँ ठीक है, लग्न का दूसरा, छठा और 10वां, एक नंबर लिख लेना, या ऑब्लिक दे देना। ऑब्लिक भी दे सकते हो आप। माने इससे ये होने से भी हल योग बनता है। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि लग्न के दूसरे, छठे छठे। और दसम भाव में अगर सारे ग्रह हो जाए, तो हल योग बन जाएंगे। सारे ग्रह मतलब वही 7 ग्रह की बात कर रहा हूं सर। ओके, राहु केतु को छोड़ देना, क्योंकि राहु केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह को ना तो वराहमिहिर ने लिया, ना कालिदास ने लिया, ना
आपका पराशर जी ने लिया। राहु केतु का विडंबना स्टार्ट हुआ सर बहुत बाद। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इवन कालिदास तक हमको नहीं मिला। मतलब आपके राहु केतु, राहु केतु उसके बाद जब समाजपति, जब ब्राह्मण लोग समाजपति बन के डराने के लिए उतर गए ना, उस समय से ये काल सर्प हैन तैन ये सब शुरू हो गया। ठीक है, ये भी एक तरह से वही श्री घंटक योग का ही असर है कि लोग अपने आप को चेंज करने के लिए, उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखा। खास करके मध्यकालीन, मध्ययुगीन जो सभ्यता है, मध्यकालीन जो सभ्यता है, वहां से बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी का, मतलब क्या बोलूं मैं, बर्बादी हुई। सही एस्ट्रोलॉजी भाग गया, कहीं गायब होता चला गया, और लोगों के अपनी इच्छा अनुसार मंगल दोष, काल सर्प दोष, मतलब सारे डराने वाले ताकि पैसा दे जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे अंग बंग चंग करेंगे, तुम लोग ठीक हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में अंग बंग का कोई जगह ही नहीं। हाँ, मंत्र का जगह है, मंत्र, लेकिन वो शुद्ध मंत्र। ठीक है सर, लिखा आपने? क्या लिखे, कोई बताएंगे, सुमित जी या रामावतर जी? लग्न का दूसरा, छठा और दसम भाव में हाँ अगर सारे ग्रह हो जाएं तो हाँ, हलयोग बनेगा। दो दो नंबर लिख लीजिए सर। लग्न का तीसरा, सप्तम और एकादश में, लग्न का तीसरा, सातवां और एकादश। सर यहां आप लोग कुछ समझ पा रहे हो मैं कैसे बता रहा हूं इसको? मैं आपको 3 वर्ड में बोल के खत्म कर सकता था। 3 वर्ड क्या है, मैं ये बोल के खत्म कर सकता था कि धन त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो हलयोग बनता है। लेकिन फिर आप पहला तो कंफ्यूज होते हैं। पहला तो अर्थ त्रिकोण हो गया सर, पहला तो जो आपने धन पहला त्रिकोण, सूत्र धन त्रिकोण हुआ ना। और हाँ, दूसरा छठा अर्थ दो त्रिकोण हो छह गया ना सर। दस, 2 6 10 अर्थ हाँ, त्रिकोण, वही धन त्रिकोण और बोलते हैं ये, उसको। हाँ, ठीक है, ये काम त्रिकोण हो गया सर। ये उसके बाद हो गया काम त्रिकोण, उसके बाद आएगा मोक्ष त्रिकोण। तो इसलिए 3 सूत्रों में उसको अलग अलग मैंने लिखवाया आपको, ताकि आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मेरे कहने लगन का, के बोलिए। लगन के चतुर्थ, अष्टम और 12, और द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सभी ग्रह अगर बैठ जाएं तो हल योग होंगे। आप सर बताओ तो, आप एग्जैक्टली क्या लिखा हो, क्योंकि मैंने लिखा सर, लगन के दूसरे, छठे और दसम भाव में अगर सारे ग्रह हो जाएं तो हलयोग बनेगा। लगन के तीसरे, सप्तम और एकादश भाव में अगर सारे ग्रह हों तो हलयोग बनेगा। और लगन के चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में सारे ग्रह हों तो हलयोग बनेगा। जी, यानी आप उसको इंक्लूड ब्रैकेट में लिख लो कि अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, या अर्थ त्रिकोण फिर ऑब्लिक दे देना, अर्थ त्रिकोण में सारे ग्रह बैठे तो हलयोग बनता है, काम त्रिकोण में सारे ग्रह बैठ जाए तो हलयोग बनता है, और आपका मोक्ष त्रिकोण में भी सारे ग्रह बैठ जाए तो हलयोग बनता है। आ, मैं थोड़ा सा यहाँ यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके समझाने की प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के ना एक नया नजरिया खोले। ठीक है सर, अबाउट एस्ट्रोलॉजी।
हल का मतलब क्या है? खेत को जो है वो करने वाला सर, जो है जो हल जोतने वाला, चलता है जोतने खेत में। वाला। जी जी हाँ, जोतने वाला सर। खेत को जोतने वाला को बोलते हैं हल। जी सर। ओके। यानी खेती का काम करने वाला चीज हुआ। जी यानी सर। रिजल्ट में आप एग्रीकल्चर तो एकदम आसानी से लिख सकते हो ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल। लिखो, आसानी से लिखो। दूसरा, हमारी पौराणिक कहानी में हल किसका ये था? हल के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? वो अपने कृष्ण सर उनके बलराम जी उनके का हाँ, बलराम जी का श्री अस्त्र कृष्ण था। जी के भाई। जी जी, बलराम जी का अस्त्र था अस्त्र। हल। ठीक है। हलधर भी कहती हैं सर उनको, जो है बलराम जी हाँ, को इसलिए हलधर भी नाम है उनका। यस, हलधर भी नाम। यानी वो एक टाइप ऑफ वेपन भी था। वेपन है ना, हाँ, अस्त्र है ना। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी अगर हल जो किसी के पास आए तो वो वेपन का फैक्ट्री भी लगा सकता है। लगा सकता है बिल्कुल या सर। नहीं? बिल्कुल। यस सर। और वेपन से काम भी कर सकता है। यानी अगर हम पेशा के मामले में देखें, अगर उसके व्यवसाय या पेशा के प्रोफेशन के तौर पे अगर हल योग को समझने की कोशिश करें, तो हल एक तो जोतदार, जमींदार इत्यादि, मतलब जितना एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना चीज आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब आ गया, है ना। और दूसरा, हलधर के नाम से अगर इसको समझ पाए, वेपन के नाम से बलराम जी के, तो फिर वेपन की सारी कृष्टि यहाँ पे आ जा रही है। यानी दो टाइप का प्रोफेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक किसान और एक जो है आयुध निर्माता सर, जो है वेपन का जो है बनाने वाला, क्या बात है सर। हाँ, समझ में आया? इजी है ना, बिल्कुल मतलब सर, मैं बिल्कुल आप सर। लोगों को डिकोड करने की तरीका समझा रहा हूं। जी जी। नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत इजी ये है सर। ज्यादा अच्छा तरीका है सर। हाँ। हाँ, माने कोई भी जोक आप लोग इस तरीके से डिकोड करने की प्रयास करना, फिर मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आप स्वयं ही समझ पाओगे कि गुरु जी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोलना चाह रहे सर आपकी आवश्यकता तो पूरे हैं। जीवन भर पड़ेगी सर। नहीं, वो अलग चीज है भैया, वो अलग। हाँ, वो अलग चीज है। कहने का मतलब है डिकोड करने की, देखो ये एक ऐसा तरीका बता रहा हूं ना, वो जेनरली बहुत कम मिलता है। मेरे गुरुओं से मुझे मिला, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक। नेक्स्ट जोक लिखो, अगला जोक को समझते सर फिर इसका क्या बनेगा सर, मोक्ष का, मोक्ष में? हैं। सारे वही हैं सर। अच्छा। हल जोक का जो चीजें मैंने बताया वही। ठीक। मोक्ष में भी सर मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था ना, देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। मोक्ष बोल के कुछ होता नहीं है सर। मोक्ष का मतलब होता है एक कर्म की मोक्ष। मो- हाँ। एक एक कर्म की मोक्ष। सर एब्सोल्यूट मोक्ष कुछ कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग अबाउट, माने आपको मैं बताता हूं। सुबह जैसे आपको बहुत नित्य कर्म की आवश्यकता है, बहुत जोर से लगा है, आपको जाने में लेट हो रहा है। आप जल्दीबाजी में जाके कमोड में बैठ के जब फ्रेश होके आते हैं, तो आपको क्या लगता है? आह, मुक्ति मिल गई। लगता है ना सर। जी सर, जी बिल्कुल। सर।
तो मुक्ति का मतलब क्या है? उसी को तो मोक्ष बोलते हैं। यानी तात्कालिक मोक्ष तो आपको मिल गया ना उस समय। कर्म बंधनों से छुटकारा। हाँ, तो सर कर्म बंधन तो जिंदगी भर है। हम्म। कर्म बंधन जब भगवान खुद कर्म बंधन में आग्रह रखते हैं, तो हम तो उनके एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। जीवात्मा जब परम ब्रह्म कहते हैं एक से बहुत अच्छे हैं, हमको समाज बनाना है, वहां से जब उन्होंने पूरे संसार की रचना कर दी, तो सर आप बताओ, क्या आप वो संसार से भिन्न हो? तो मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? आप बताओ मुझे। तो लोगों के जो जहन में है ना, मोक्ष मतलब है सदा मुक्ति। तो ऐसा तो नहीं है मतलब सर। इसका मतलब तो ये है कि सर ये जीव है जो चरणों में घूमता ही रहेगा। जी, मैंने क्या तो फिर बोला, इसको मोक्ष? शांत तो इसको शांति कैसे मिलेगी सर? शांति तो वही है। सुबह नित्य कर्म जैसे जैसे आप निवृत्त हो गए, तो आपको शांति मिली ना सर। मतलब उसके बाद आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाने पीने का कुछ नहीं है आपको, है ना? आप क्या है ना, दिन दिन भर सोच रहे, अरे क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। सडनली आपके पास खाना आया, तो आपका लगा ना कि भूख से मुक्ति मिली। ये है मुक्ति। तो मोक्ष हुआ ना सर आपका। ये भी तो एक मोक्ष है। हाँ, मोक्ष ही है सर ये। सर छोटे छोटे मोक्ष हैं जो है, और वो तो सर जिंदगी भर वही सार्वजनिक। छोटे छोटे मोक्ष ही मिलते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। मैंने क्या आपको बात क्या है, बोला क्या बात था कि अर्ध अर्ध नारीश्वर से पूरा ब्रह्मांड बनते हैं। तो अर्ध नारीश्वर तो जीरो में भी है सर। जीरो है। तो बिल्कुल सर। इन्फिनिटी है। वही तो बोल रहे हैं ना, कि अर्ध नारीश्वर तो जीरो में ही है। तो यानी आप समझ लो, मोक्ष बोल के जो लैंग्वेज चलता है ना, जो वर्ड जो चलता है, वो एब्सोल्यूट झूठ है। तो सर रोज अखबार में सर खबर छपती है जो है, पेज पे कई लोगों की फोटो छपती है जो चले जाते हैं कि भाई ये श्री चरणों में जाके चले गए, ये स्वर्गवासी हो गए, ये ठीक है, गोलोकवासी हो गए। बिल्कुल तो वो। ठीक है। वो जैसे आपको सुबह का निवृत्त होने के बाद जैसे आपको मुक्ति मिली थी, जी फिर सर, जी सर, जी जैसे वैसे ही। भूख से निवृत्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, फिर जैसे आप बहुत थके हुए हो, आप सो रहे हो, आपको थकान से मुक्ति मिल गई, इसी बिल्कुल सर। तरीके से आपको इस शरीर से मुक्ति मिल गई। लेकिन सर लेकिन संघर्ष फिर भी जारी है। लेकिन अगले शरीर के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना सर। एक टाइम खा के तो आपका मुक्ति नहीं होता है ना। नेक्स्ट टाइम खाने के लिए नहीं आपका है सर। शरीर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो फिर सर संघर्ष ही वो जीवन का मतलब ये मामला है, फिर सर, संघर्ष तो। सर आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आएगा। जी सर, जी सर। सर देखो, प्रकृति का नियम के अनुसार तो आपको चलना पड़ता है। आपने कभी ईसीजी करवाया? जी सर, जी सर। ईसीजी में आपके जो मार्क ग्राफिक्स आते हैं, वो कैसे आते हैं? तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जिगजैग। जी सर। जिगजैग। अगर ईसीजी एग्जैक्ट सही जिगजैग हो, मतलब डॉक्टर कहते हैं ना आप जिंदा हो। जी सर। अगर पैरेलल हो जाए तो मर जाएंगे सर। जीरो। खत्म। मृत्यु। जी सर। तो सर आप बताओ, ये सारे जब वेव का खेल है, ये ब्रह्मांड भी तो वेव का ही खेल है ना। ब्रह्म है क्या? जी सर। द एब्सोल्यूट वेव, तरंगे, एनर्जी की तरंगे, हिग्स बोसोन की तरंगे,
सर आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति वास्तव में क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूं कि रामायण में लिखा है कि वो रावण का मूछ जो है 10 योजन है। मतलब इसमें मत जाओ कि ये मूछ उसका 10 योजन है। नहीं, मूछ को वीरता के साथ, शौर्य के साथ तुलनात्मक प्रतीक कहा गया है। यानी उसकी उसकी जो वीरता है ना, उसके साम्राज्य की जो ये था, वो 10 योजन तक था। तो सर, हमारे यहाँ जो बातें लिखी है उसको डिकोड करने की तरीका भी तो सीखो, सही बात है सर। है ना? जैसे हनुमान जी यहाँ फाड़ दिए, यहाँ पे अ, राम सीता दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि वो इतने लॉयल थे उनके प्रति, इनके प्रति इतने लॉयल थे कि उनके उनके पास इससे ज्यादा कोई सोच ही नहीं था। फाड़ तो नहीं सकता ना कोई भी। सर मेरे देखो बहुत छोटा सा दिमाग है, मेरी समझ भी बहुत छोटा सा है, तो मैं अपने समझ के हिसाब से डिकोड करता हूँ एस्ट्रोलॉजिक सूत्रों। पता नहीं आप लोगों को सही लगता है या गलत लगता है, आई डोंट नो, बट वास्तव में चीजें ऐसी है। ये सर बिल्कुल समझ में आता है सर, चक्षु भी खुल जाते हैं सर हमारे आपकी बात से सर। वास्तव में यही है, सब कुछ यही है। जी। चलो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। हल जो का एक और चीज को मैं लेना चाहूंगा। आपको याद होगा, महाभारत के एक अंतिम समय में जब बलराम छोड़ के चले गए, जब वो भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, तो वो हल को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, गुस्से से, जी सर बिल्कुल सर। गुस्से जी से सर। छोड़ के चले गए थे। और वहां से एक पानी का फवारा पैदा हुआ था। ठीक है, जी जैसे अर्जुन जो तीर मार के एक भीष्म पितामह के लिए के पानी का फवारा तैयार किया था, जी वैसे सर। जी वो सर। जी फेंक दिए थे तो वहां से एक पानी का फवारा पैदा हुआ था। बाण गंगा एग्जैक्टली। सर। हाँ बाण गंगा राजस्थान में है ना वो जगह सर। हाँ, बाणगंगा, तो वो तो अर्जुन वाला हो गया। अर्जुन अर्जुन हाँ, अर्जुन वाली। अर्जुन वाला हो गया। हम्म, और वो एक कुरुक्षेत्र के वही आसपास के एरिया में है, जहाँ पे वो गड्ढा शायद आज भी देखने को मिलता है या नहीं मिलता, जहां तक एग्जैक्टली हम्म, मुझे याद है। पुरानी कहानी को कई लोग कई नजरिया से देखते हैं। मैं जिस नजरिए से देखता हूँ, लेकिन मैं इसको हमेशा कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल नजरिए से देखने की। ठीक है, वास्तविक, जो मेरे जो सोच समझ है अकॉर्डिंग टू साइंस। हाँ, तो इसका मतलब क्या है सर? आज आप लोग वो गड्ढा करने, क्योंकि वो जहां पे फेंके थे वो गड्ढा हो गया था ना, तो आज आप लोग बहुत सारा मिसाइल के नाम सुनते हो, बंकर ब्लास्टर मिसाइल, नाम सुनते हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर, अभी बिल्कुल। अब ईरान में डाली थी सर उन्होंने, अमेरिका ने उसको नष्ट करने के लिए परमाणु बमों जी। को। तो अगर किसी के कुंडली में हल योग है और वो बुध का प्लेसमेंट अगर आपको सही मिले, तो आप कह सकते हैं उनको, आपके क्लाइंट को, कि भैया तुम बंकर ब्लास्टर मिसाइल बनाने के लिए तैयारी करो। ठीक है, तो ये भी आज के जमाने में एक चीज है। माने किसी के कुंडली में देख के हम कैसे बता पाए कि कौन बंकर ब्लास्टर मिसाइल बनाने के लिए काबिल?
उसकी कुंडली देख के हल जोग अगर है, और हम कह सकते हैं कि वो मंकर ब्लास्टर मिसाइल बना सकता है। ठीक है चार सर। आठ बारह। तो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, बट बुध की प्लेसमेंट देख लेना। क्योंकि बुध, देखो सारे ग्रह तो इसी में होंगे ना। हम्म। बुध, बुध या तो स्वगृह या मित्र ग्रह में होना चाहिए। स्वगृह होना चाहिए, मित्र घर में होना चाहिए। क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी आपके प्रॉपरली बनते रहे। ओके। इसलिए मैं यहाँ पे भी बुध की व्याख्या आप लोगों से किया। ये भी एक बहुत मैं यहाँ पे अ, प्रजापति, वरुण या रुद्र को नहीं लाया। शायद एग्जैक्टली मुझे जो पढ़ते समय याद, मेरे गुरु बताए थे कि वहां पे ना, माने यूरेनस का संपर्क होने से ना वो बहुत ज्यादा इजीली क्या है ना कि समझ में आता कि हाँ ये इसका वो सक्सेस होगा ही होगा, इस तरह। हाँ, मेरे गुरु ने बताया था वो, एग्जैक्टली वो लैंग्वेज मुझे याद है, कि यूरेनस का साथ भी देख लिया। आप लोगों से भी वही मेरे गुरु की बात को ही डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि यूरेनस का साथ भी देख लिया।